बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। बात करेंगे हम आइनी तरामीम के बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो हलफ उठाने के बाद आज उनका पहला अदालती जो है वो दिन था और आज के दिन ही फुल कोर्ट मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फुल कोर्ट मीटिंग से पहले बहुत सारी क्या सराहियाँ हो रही थी कि फुल कोर्ट में कौन कौन से अहम फैसले हो सकते हैं और क्या क्या जो है वो डिस्कशन होगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 1-1.5 माह में बहुत कोशिश की गई जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत के ज़रिए कि फ़ुल कोर्ट बुलाई जाए, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने फ़ुल कोर्ट नहीं बुलाई थी, जिसके बाद एक तकसीम जो है वो बड़ी वाज़े थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज फुल कोर्ट हुई, इलामिया भी आ चुका, तो हम मतीउल्लाह जान साहब से पूछेंगे एक तो फुल कोर्ट के तनाजुर और फुल कोर्ट के इलामिया को वो किस तरह देखते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जो आइनी तरामीम चैलेंज हुई हैं। आज जो आबिद ज़ुबैरी हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और अभी वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। 6 मेंबरान हैं टोटल जिन्होंने आइनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी तरामीम को चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि हम भी चैलेंज करेंगे। तो ये जो चैलेंज हो रही है आइनी तरामीम और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर हो गई है, तो ये जो मामलात सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं इनको नए चीफ जस्टिस कैसे हैंडल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की मजमूई सोच क्या है। मतीउल्लाह जान साहब, आज की जो फुल कोर्ट का एलामिया है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आज के फुल कोर्ट के एलामिया से एक बार फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये वाज़े कर दिया है कि इवन इफ़ वो चीफ जस्टिस बन भी गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके, मगर इसके बावजूद भी उनके और जस्टिस मंसूर अली शाह के बीच जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल मुतासर नहीं हुए। वो बिल्कुल पहले की तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। बावजूद इसके कि हुकूमत ने अपनी भरपूर कोशिश की और कुछ हुकूमत के प्रोपेगेंडिस्ट ने ये भरपूर कोशिश की कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी के बीच इख्तलाफात को हवा दें, मगर बज़ाहिर अब उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। दूसरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सुपरसीड हो चुके हैं तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, अभी भी चल रहा है। और मवाजना किया जा रहा था कि फ़ौज के जर्नलों के हवाले से कि वहाँ पर जब कोई सुपरसीड होता है तो वो जो है रिज़ाइन कर जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा अकल के उन अंधों को कि फ़ौज का जो इदारा है उसके बारे में आइन में लिखा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो फ़ौज पर कमांड एंड कंट्रोल करेगी, और अगर वज़ीर आज़म आज भी चाहे तो ये जो 3 जर्नलों के नाम जो आर्मी चीफ़ की तरफ से आते हैं वो ये 3 जर्नलों के पैनल के मामला को भी एक तरफ रख के वो अपनी मर्ज़ी के किसी भी जनरल को वो आर्मी चीफ़ लगा सकते हैं, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा कि फ़ौज इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के बारे में आइन में जो है अदलिया की आज़ादी को गारंटी किया गया है। अदलिया के लिए वफाकी हुकूमत के कमांड और कंट्रोल का जिक्र नहीं है, अदलिया के लिए इंडिपेंडेंट सब जुडिशरी का जिक्र है, जबकि फ़ौज के लिए कमांड एंड कंट्रोल लाजमी है वफाकी हुकूमत के लिए, ये कोई ऑप्शन भी नहीं है, लाजमी है कि कमांड एंड कंट्रोल जो होगा प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट और गवर्नमेंट का होगा। तो इसलिए ये मुवाजना करना कि जर्नलों में जब कोई सुपरसीड हो जाता है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने के मुतरादिफ है। और इसलिए जो आइनी अहदेदार, और वैसे भी देखें जजेस में सीनियरिटी क्या होती है, जजेस में जो सीनियरिटी होती है वो सिर्फ मखसूस सिचुएशन के लिए होती है, अदरवाइज जो अख्तियार है वो जजेस का वो एक जैसा होता है फैसले देने के हवाले से। जबकि फ़ौज के जर्नलों में जो अख्तियार है वो एक जैसा नहीं होता। आर्मी चीफ बॉस होता है, जजेस और चीफ जस्टिस जजेस के बॉस नहीं होता, तो वो फैसलों में इंडिपेंडेंट होते हैं। कोर कमांडर इंडिपेंडेंट नहीं होते अपने फैसलों में, ठीक है। ये तो मेहरबानी है कि चले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आ जाती है और एक एलामिया आ जाता है, लेकिन कोर कमांडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकते। उनको अल्टीमेटली वो अगर डिस्कस करते भी हैं तो फैसला जो है वो कोर कमांडर्स का नहीं होता, आर्मी चीफ का होता है। ये है चेन ऑफ कमांड और ये है कंट्रोल, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी वैसा ही अल्टीमेट डिसीजन की पावर होनी चाहिए जैसा कि आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स के ऊपर होती है। तो इसलिए ये बड़ी जाहिलाना मवाजना है आर्मी का जो लोग करते हैं,
अदलिया, आज़ाद अदलिया के आइनी अहदेदारों और जजों के हवाले से। तीसरा जो पैगाम दिया गया है कि तासुर जो दिया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बहुत मायूस हैं, बहुत डिजेक्टेड हैं और अब वो जो है मतलब कि उस तरीके से उनका कोई रोल नहीं रहेगा, तो वो भी आज के इस एलामी में वाज़े हो गया है कि अमली तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस के जब तक वो उम्मीदवार थे सीनियर तरीन होने के नाते, तो उन्होंने जो प्लान दिया था पूरी अदलिया में इस्लाहात का और केस मैनेजमेंट सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, जो उनका ब्रेन चाइल्ड था, ही इज़ अ थिंकर। उनको अगर ओहदा मिलता है या नहीं मिलता, उससे ज़्यादा थिंकर लोग जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनकी कमिटमेंट जो है रिफॉर्म्स के ऊपर होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिफॉर्म्स का जो प्लान था, जो पूरा प्लान था, उसको इंडोर्स किया है। और लग ये रहा है कि अब अमली तौर पे जुडिशरी में जितनी भी रिफॉर्म्स आएंगी उसकी क़यादत जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे और जस्टिस याहिया अफरीदी मुकम्मल तौर पे उनके साथ खड़े होंगे। तो अमली तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह वो कुछ करेंगे अब अदलिया के अंदर जो वो चीफ जस्टिस बन के तो करना चाह रहे थे, लेकिन अब जो है वो बतौर सीनियर प्यूनी जज भी वही अख्तियारात और उसी असर के साथ अदलिया में अपना किरदार अदा करेंगे जो वो चीफ जस्टिस बन के भी कर सकते। तो ये बहुत बड़ी एक मैसेज है जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से और ये बड़ा दुरुस्त पैगाम है। और आप ये देखें कि ये जो प्लान आया है ख़ास तौर पे उस जो एलामिया आया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 16 जजों ने ये वाज़ेह कर दिया है कि उनकी तरजीह जो है वो 60,000 मुकदमात हैं जिनसे लाखों ख़ानदान जो हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और वो उन्होंने जिस किस्म का प्लान जैसे मंसूर अली शाह ने दिया, अगले 1 महीने के जो टारगेट हैं उस प्लान पे अमल होना है। और मुझे नहीं लगता कि अगले 1 महीने तक जो है ये आइनी बेंच बनेंगे और ये जो प्लान जस्टिस मंसूर अली शाह का है ये उससे मुतासर होगा। तरजीह जो है सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने आज वाज़ेह कर दिया है, तरजीह है जस्टिस मंसूर अली शाह का प्लान के 60,000 मुकदमात को कैसे निपटाना है और आइनी बेंचेस जो हैं उसके बाद के जो है वो प्रायोरिटी में आते हैं। अच्छा, इसी में जो क्वेश्चन रख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी तरमीम चैलेंज हुई हैं मुख्तलिफ जो हलकों की जानिब से, बार एसोसिएशन की जानिब से, तो उनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने उन तरमीम को चैलेंज करने को जो आए हैं दरख्वास्त गुजार, उसका कुछ तो करना है ना, तो क्या होगा? दूसरी जानिब हुकूमत ने आज स्पीकर कौमी असम्बली ने नाम भी मांग लिए हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि नाम दें अपोजिशन पार्टी से कि कौन कौन आपके जो है वो जुडिशल कमीशन में मेंबर होंगे। तो क्या आपको उधर प्लान भी 1 मंथ का आ गया है, तो वहाँ पे तो फिर वो कैसे ही सुनेंगे? तो आपको सिनेरियो क्या बनता नज़र आ रहा है? पहली बात तो साकिब बशीर साहब, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी हतमी राय नहीं देती, उस वक्त तक 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद शुरू नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि बजाय इसके कि इस बहस में पड़ा जाए कि आइनी बेंच बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, विन विन सिचुएशन हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ही है और वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना है उसका इजलास हो और उस इजलास के ज़रिए ही एक विन विन फार्मूला सामने लाया जा सकता है। और वो यही है कि जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ और हुकूमती अरकान वो मुतफ़िक़ा तौर पे एक ऐसा आइनी बेंच बनाएं जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हों, यानी कि फुल कोर्ट का आइनी बेंच। और उस फुल कोर्ट के आइनी बेंच को सिर्फ एक ख़ास मामले के लिए बनाया जाए, एक ख़ास मुद्दत के लिए बनाया जाए और वो है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें, उनकी समाअत। इससे वो जो एक तनाज़ा है ना कि ये आइनी जो दरख्वास्तें हैं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, ये जजों फुल कोर्ट को सुननी चाहिए या आइनी बेंच को सुननी चाहिए, वो मसला भी हल हो जाएगा। और वैसे भी आइनी तरमीम इतनी बड़ी चीज़ होती है कि पार्लियामेंट की पासशुदा तरमीम है, इसको 4-5 जजेस कौन होते हैं कि बैठ के वो करें? अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है अपना वज़न जो है पार्लियामेंट के पलड़े के बराबर रख कर तो पार्लियामेंट के एक्शन का जायज़ा ले, तो उसमें एक रिस्पेक्ट भी है पार्लियामेंट के लिए। और अगर कोई हुकूमती अरकान यह समझते हैं कि वो अपनी पसंद के 4-5 जजेस को बिठा के, वो तो राना सनाउल्लाह बड़े क्लियर अंदाज में कह रहे हैं कि वो जी जस्टिस मंसूर भी नहीं होने चाहिए, तो फलां भी, तो फलां भी। तो ये जो टॉक शोज़ में
चले, एक तो होता है कि तजियाकार कोई बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एक बड़े ही अहम वजीर की जानिब से इस किस्म की बात करना कि फलां भी नहीं तो फलां भी नहीं, तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हम वो बात कर रहे थे, वो तो फिर बहुत बड़ा सवाल है कि अब हुकूमत जो है कह रही है नहीं फलां भी नहीं होना चाहिए, फलां भी नहीं होना चाहिए और फलां होना चाहिए। आप ये देखें ना कि अब जुडिशल कमीशन बनने का एक नतीजा तो सामने आ गया है ना, इस 26वीं यानी तरमीम के ने जो गुल खिलाए हैं उसमें एक गुल जो है वो राना सनाउल्लाह है, कि मतलब कि अभी वो उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा ना होते हुए भी वो बाहर बैठ के अब वो एतराज़ात जजों पे उठा रहे हैं कि जस्टिस मंसूर को नहीं होना चाहिए। अब ये मतलब कि ये चीज़ सिर्फ जुडिशल कमीशन तक महदूद नहीं है, अब इस जुडिशल कमीशन के अंदर जिन सियासतदानों को बिठा दिया गया है, अब वो सियासतदान अंदर भी और सियासतदान बाहर बैठ के भी ये तकरीरें करेंगे, ये मुबाहसे करेंगे कि फ़लाँ जज को बेंच पे होना चाहिए, फ़लाँ को जज को नहीं। ये तो पहला गुल खिल गया ना जुडिशल कमीशन का 26वीं यानी तरमीम का, कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात थे, जो बेंच की तश्कील थी, जो पहले जजों के हाथ में थे, अब चौक चौराहों में जो है राना सनाउल्लाह जैसे MNAs बैठ के तय करेंगे कि फ़लाँ जज को केस सुनना चाहिए या फ़लाँ जज को नहीं सुनना चाहिए। तो ये एक पहला अफसोसनाक नतीजा आया है गैर सरकारी खैर रस्मी जुडिशल कमीशन और 26वीं यानी तरमीम का। दूसरी बात ये है कि जो जुडिशल कमीशन के ये जो एतराज़ किया जा रहा है कि ये जस्टिस मंसूर को, जस्टिस मुनीब को नहीं बैठना चाहिए, ये तो मैं फिर ये कह रहा हूँ ना कि ये वो लोग हैं जो समझते नहीं है पार्लियामेंट की अहमियत को। एक तरफ ये पार्लियामेंट की बालादस्ती से मुराद ये लेते हैं कि बंदे दोताई पूरी करके कोई भी कानून बना दो तो पार्लियामेंट बालादस्त होगी। नहीं, पार्लियामेंट के जो इक़दाम हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनका जायज़ा लेना चाहती है तो ये तो राना सनाउल्लाह को मुतालबा करना चाहिए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे। इसमें पार्लियामेंट की इज्जत है कि तमाम जजेस बैठ के जो पार्लियामेंट के आइन की जो तरमीम है उसका जायजा लें, ना कि 4-5 चुनतखे जो लोग हैं वो बेंच पे बैठ के जो राना सनाउल्लाह के पसंदीदा हैं वो पार्लियामेंट की आइनी तरमीम को जायजा लेंगे। यानी कि आप ये देखें कि 4-5 जजेस अगर ये कह देंगे कि पार्लियामेंट ने ठीक आइनी तरमीम मंजूर की है तो राना सनाउल्लाह जैसे MNA बड़े खुश हो जाएंगे, वाह वाह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या इसमें ज़्यादा इज्जत नहीं है कि 16 जजेस बैठ के पार्लियामेंट के से आइनी तरमीम का जायज़ा लें, उसको जायज़ या नाजायज़ जो भी है करार दें? तो मैं समझता हूँ बहुत छोटी और महदूद सोच है हमारे सियासतदानों की, और उनको ये समझना चाहिए कि झगड़ा फिर भी रहेगा, क्योंकि पहला एतराज़ ही आइनी बेंच के ऊपर ये होगा कि आप तो इसी आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, आप कैसे सुन सकते हैं। तो जब फुल कोर्ट बैठेगी तो उसमें फिर कम से कम ये एतराज़ नहीं होगा कि कौन सा जज बेनिफिशरी है और कौन सा नहीं है, और वो आइनी बेंच के तौर पे फुल कोर्ट इस मामले को देखेगी। अच्छा, क्या जो हुकूमत है वो इस पे आ जाएगी? क्योंकि ये खबर भी आई कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर वो अमल नहीं करेंगे। एक मतलब इस लेवल पे गवर्नमेंट ने एक पोजीशन ली हुई है। फिर वो जो जुडिशल कमीशन है वहाँ पे भी एक वोट मतलब प्लस माइनस होंगे, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इस पे एग्री हो जाएगी? और अगर नहीं होती तो फिर जजेस के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि एक जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, ये 3 तो होंगे, चौथे होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो 4 जो है वो जजेस होंगे, और 5वां वो होना है जिसने जो सीनियर मोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो होगा वो अगले इजलास में होगा। तो 2 जो है वो होंगे दूसरी साइड से भी, जो अपोजिशन की साइड से भी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बड़ा टफ मुकाबला होगा, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हुकूमत बार बार नाम ले रही है और वो उनकी ख्वाहिश भी है कि उनको आइनी बेंचेस का हेड बनाया जाए। तो आपको कुछ वहाँ सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो जो चीफ जस्टिस है जिसको अपनी मर्जी से तीसरे नंबर वाले को बनाया और उसकी कोई मर्जी या उसकी अगर कोई होगी सिफारिश तो उसको फॉलो करेंगे अटॉर्नी जनरल भी, वजीर कानून भी या हुकूमत भी, या उसकी मुखालफत करके आज खुद जो वो चाहेंगे वो करेंगे? देखें जी, आज की जो फुल कोर्ट का इजलास था उस इजलास के ज़रिए चीफ जस्टिस याया अफरीदी और दीगर सीनियर जजेस ने हुकूमत पे ये वाज़े कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस हैं वो एक जैसा सोचते हैं और वो अपने सुप्रीम कोर्ट के इदारे के लिए सोचते हैं और बहुत सारे मामलात में वो मुत्तहिद हैं और उनकी तरजीह जो है वो 60,000 केसेस हैं और हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। तो इतना मुझे यकीन है कि अगर जुडिशल कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो अगर एक फ़ैसला करते हैं आइनी बेंचेस के हवाले से
या वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भाई इस पे फुल कोर्ट होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान को फुल कोर्ट पे क्या एतराज़ होगा? नहीं, एतराज़ होना तो नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो अपने जजेस उनके साथी कह रहे होना चाहिए सारे, अगर कह रहे हैं तो अमीनुद्दीन और खान शफाफियत का तकाज़ा भी यही है। अमीनुद्दीन खान के इस मुंह से जो है वो कहेंगे कि नहीं जी मैं तो हुकूमत की बात की थी, किस मुंह से कहेंगे? बिल्कुल। एक दिन पहले 16 जजेस के बात साथ एक दिन पहले 16 जजेस के साथ बैठ के आपने एक स्टैंड लिया है 60,000 केसेस के हवाले से, और अगले रोज जाके आप कहेंगे जी मैं 3 जजेस, ऐसे नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर होगा क्या? अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है सुप्रीम कोर्ट को और अपने फेलो जजेस को डिच नहीं करते, बिट्रे नहीं करते, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि फिर हुकूमत अददी अक्सरियत में होते हुए भी वो 10 दफ़ा सोचेगी कि कोई भी एक तरफा बेंच बनाने में, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो अदलिया है पाकिस्तान की, उसके तमाम जजेस ने जो है एक मौक़िफ़ लिया, और सरकारी मुलाजमों ने बैठ के, वज़ीरों ने बैठ के और MNAs ने बैठ के जजों के बेंच बना दिए। अच्छा, बेंच उन्होंने बना दिए तो बेंच तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बैठना है ना। बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर जुडिशल कमीशन के अंदर इन 4 जजों ने एक मौक़िफ़ ले लिया किसी भी आईनी बेंच के खिलाफ, तो जो आईनी बेंच में नामजद किए जाएंगे ना जजेस, वो भी आईनी बेंच में नहीं बैठेंगे। ये भी मैं आपको एक और बात आप बता दूं। अच्छा। हाँ जी, ये बेशक नामजद करते रहे, उनकी भी जरूरत नहीं होगी कि अपने चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन, 3 सीनियर तरीन जजेस ने एक मौक़िफ़ लिया हुआ है और हुकूमत ने नामजद कर दिया कि आप आईनी बेंच पे बैठें, तो होगा क्या? फिर वो आईनी बेंच पे नामजद किए गए जो जजेस हैं वो भी कहेंगे कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ। वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं इनकार करता हूँ, जी। वो कहेंगे मेरी पर्सनल वजूहात हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या बिगाड़ लेंगे? बिल्कुल। तो हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो सिर्फ एक हद तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तिलाफात पैदा कर सकते हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस याया अफरीदी की क़ियादत के अंदर अगर जुडिशल कमीशन ने के 4 जजेस ने एक मौक़िफ़ ले लिया, तो फिर हुकूमत चाहे 8 बंदे या 7 वोट भी उसके हों, वो आईनी बेंच बना भी लेंगे। वो आईनी बेंच फिर जजेस जो है वो उस जो नामजद हुए होंगे वो ही इनकार कर देंगे, और हुकूमत के लिए इससे बड़ी बेइज्जती जो है नहीं होगी कि जिन जजों को उन्होंने नामजद किया है वो खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फैमिली और उनका इदारा सुप्रीम कोर्ट है, उनके एक अलग आईनी जिम्मेदारियाँ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, और वो अपने साथी जजेस को छोड़कर सियासतदानों की झोली में कोई जज भी सुप्रीम कोर्ट का नहीं बैठना चाहेगा। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीके से इसका अहाता किया कि एक तो आज जो फुल कोर्ट का एलामिया है वो क्या पैगाम दे रहा है, और आईनी बेंचेस के हवाले से हुकूमत किस नहज पे जा सकती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल क्या हो सकता है। आइंदा भी नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।